टीचिंग एंड लर्निंग। क्यों? क्योंकि जब हम लेसन प्लानिंग की बात करते हैं तो लेसन प्लानिंग का मतलब है शिक्षण और अधिगम। जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसको कैसे करें। तो जब हम टीचर की बात करते हैं तो टीचर जो होता है उसका जो आज से अगर हम 10 साल पहले देखें और 10 साल पहले न देखें तो हम कुछ महीने पहले ही देखें तो कैसे सिनेरियो चेंज हो गया है। एक टीचर जो एक सिंपल ट्रेडिशनल क्लासरूम में जाता था, पढ़ता और पढ़ाता था, आज बिल्कुल परिभाषा बदल गई है। आज हमको कहा जा रहा है कि आप वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आके बच्चों को पढ़ा दीजिए। तो इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल लेसन प्लानिंग। यानी हमारे पास जो लेसन प्लानिंग की जब हम बात कर रहे हैं, लेसन प्लानिंग यानी कि हम चाहे तो उसको ट्रेडिशनल क्लासरूम में फेस टू फेस पढ़ाएं, चाहे हम यहाँ पे आके आपसे 1 घंटे की बातचीत करें। और आप इमेजिन करिए कि अगर हम यहाँ पर आपके पास पढ़ने और पढ़ाने और चर्चा करने आए हैं तो क्या हम बिना किसी प्लानिंग के आ सकते हैं? और अगर हम बिना प्लानिंग के आएंगे तो व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो जो टीचर है उसका जो जितना भी सिनेरियो है वो टोटल धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जो उसको पहले करना था आज वो सारी चीजें खुद ब खुद परिवर्तित होती जा रही। यानी टीचर के पास जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे वो कहीं ना कहीं चेंज हुए हैं। अब देखिए कि जो टीचिंग है वो टीचिंग है क्या? टीचिंग इज अ स्किल्ड प्रोफेशन which requires what? Which requires the involvement of cognitive, affective, psychomotor phenomena of behavior। और इसके हम बार बार आपसे बात क्यों करेंगे? क्योंकि ये 3 एस्पेक्ट हैं जो कि हमारे लेसन प्लानिंग से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, जो इसके मेन कंपोनेंट होते हैं। तो इसलिए what we need to enhance these 3 components with the help of teaching. And the successful, or we can say the success in teaching depends upon the way the teacher touches each and every aspect of child's behavior। विद्यार्थी के व्यवहार को जब शिक्षक बहुत अच्छी तरह से छूता है, जानता है, पहचानता है। और फिर से वही बात जो 3 चीजों की हम करते हैं, his knowing means students knowing means cognitive aspect, students feeling means about the affective domain, and about students doing means psychomotor aspect। तो ये 3 चीजों की जब हम बात करते हैं, means his knowing, his feelings, his doing, all 3 components are very important in lesson planning। क्योंकि लेसन प्लानिंग एकदम लास्ट का स्टेप आता है जब हम कोई भी चीज के बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू गॉट जॉब इन अ स्कूल और इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड प्रिंसिपल टेल्स यू दैट गो एंड टीच, व्हाट विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर माइंड? क्या आपके मस्तिष्क में सबसे पहला प्रश्न क्या आएगा? जैसे ही आपसे प्रिंसिपल कहता है जाइए और पढ़ाइए, तो दिमाग में आपके प्रश्न आएगा। आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि पहला प्रश्न क्या आएगा। सोचिए, थिंक अबाउट इट। तो चलिए अब हम बताते हैं कि जो पहला प्रश्न आएगा आपके मस्तिष्क में वो आता है कि हमारा टारगेट ग्रुप कौन सा है, हमें किसको पढ़ाना है, और उसके बाद आएगा कि क्या पढ़ाना है। फिर तीसरी चीज कैसे पढ़ाना है, यानी किसको, क्या और कैसे पढ़ाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हम जैसे ही टीचिंग प्रोफेशन में आते हैं वो हमारे मस्तिष्क में खुद ब खुद आ जाते हैं। कई बार जो स्टूडेंट्स हैं, जब हम लोग बीएड में पढ़ाते हैं तो प्रश्न पूछते हैं कि मैडम हमने तो आज तक नहीं देखा कि कोई टीचर आ रहा है और लेसन प्लान लेके आता है और उस लेसन प्लान के थ्रू हमें क्लास में पढ़ाता है, या हम जब टीचर बन जाएंगे तो हमें लेसन प्लान की जरूरत पड़ेगी। यस, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन कि हमको हो सकता है भविष्य में इन चीजों की आवश्यकता न पड़े, लेसन प्लानिंग की आवश्यकता न पड़े, लेकिन बिना लेसन प्लान के भी आप क्लासरूम में नहीं जा सकते, ये भी सत्य है। और आपको इसी पे फिर से एक प्यारी सी कहानी सुनाते हैं। आपने पिकासो का नाम सुना होगा। एक बार वो
मार्केट में गए तो उनके पीछे एक महिला पड़ गई। महिला ने कहा कि सर मुझे, अब जैसे कि आप इतनी बढ़िया सी पेंटिंग बनाते हैं, आप मुझे भी सिखा दीजिए और ऐसी पेंटिंग बनाना सिखा दीजिए कि 10 मिनट में मैं उसको बहुत अच्छा सा बना के और मार्केट में सेल करूं तो वो भी डॉलर में बिके और मुझे खूब प्रॉफिट हो। तो पिकासो ने जवाब दिया कि जो 10 मिनट में हम आपको पेंटिंग बनाना जो सिखाएंगे वो संभव नहीं है। तो महिला ने कहा, क्यों? आप तो 10 मिनट में पेंटिंग बना के दिखा देते हैं और वो डॉलर में बिक भी जाती है। तब उन्होंने बताया कि ये जो 10 मिनट का जो परिणाम है वो मेरी 30 साल की मेहनत है, प्रैक्टिस है, अभ्यास है। तो यही चीज टीचिंग में भी होता है कि जो हम थ्रू आउट द लाइफ एक लेसन प्लानिंग, एक जो प्रॉपर तरीके से चलते हैं, उसी का परिणाम होती है कि बाद में हम लेसन प्लानिंग को पेन डाउन नहीं करते हैं, लिख के नहीं ले जाते हैं, फिर भी पूरी पूरी लेसन प्लानिंग हमारे मस्तिष्क में होती है। हम पूरी माइंड मैपिंग करके चलते हैं और फिर जाके आपको पढ़ाते हैं। अगर यहाँ पर भी आपसे 1 घंटा बात करनी है तो बिना प्लानिंग के इट इज नॉट पॉसिबल टू टॉक अबाउट द कंटेंट। इस वजह से बहुत आवश्यक होता है कि आप लेसन प्लानिंग को करें और उसको सीखें। तो अब जब हम टीचिंग करते हैं, while teaching a teacher has to think rationally, act purposefully and deal effectively। ये 3 चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक टीचर के लिए। और टीचिंग है क्या? एक प्रश्न फिर से आता है, व्हाट इज टीचिंग? इज इट अ आर्ट और अ साइंस? अगेन दिस क्वेश्चन इज फॉर यू ऑल। आप बताएंगे कि क्या ये एक कला है या विज्ञान है? तो जब इसका कोई जवाब हमसे पूछता है तो हम क्या कहते हैं? यस, दिस इज टीचिंग एज अ आर्ट ऑल्सो वी कैन से, एज वेल एज इट इज अ साइंस ऑल्सो। यानी ये एक कला भी है और ये एक विज्ञान भी है। क्यों कला है? क्यों? क्योंकि ये हमें एक स्किल सिखाती है। और विज्ञान क्यों है? क्योंकि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। एक एक करके हम चीजों को करते हैं, तब जाके हम इसके किसी भी शिक्षण के आउटकम पर आते हैं। तो अभी तक हमने बात, जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो टीचिंग की बात करने का तात्पर्य होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द 3 phases ऑफ टीचिंग, दैट इज प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज जो आपका टीचिंग का होता है, वो लेसन प्लानिंग उसको हम कह सकते हैं कि जब हम कोई चीज को प्लान कर रहे हैं कि हम आगे 60 मिनट में आपको क्या पढ़ाएंगे, या हम एज अ टीचर इफ आई एम गोइंग इनटू माय क्लासरूम व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हम क्या करेंगे। तो आप सबसे पहले हेडिंग बनाते समय, पेन डाउन करते समय क्या करेंगे? यू नीड टू राइट लेसन प्लान नंबर 1 2 3 4 व्हाटएवर यू आर डूइंग। फिर दूसरी, इसमें आपके पास सबसे पहले कुछ चीजें आती हैं, वो आती हैं इनिशियल हेडिंग्स, प्रारंभिक विवरण। यानी हमने आपसे प्रश्न किया था कि आपको प्रिंसिपल ने कहा आपको पढ़ाना है, आप पहली बार क्लास में जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। वही सारे प्रश्न हैं जो, उन्हीं का उत्तर ये होता है कि आप पहले से प्लानिंग कर लेते हैं कि आप प्रारंभिक विवरण के रूप में उसको पेन डाउन करते हैं, उसको अपने पाठ योजना में लिखते हैं। यानी आप पाठ को किस दिन पढ़ाएंगे, डेट क्या होगी, किस कक्षा को पढ़ाएंगे, विषय क्या होगा, उस विषय को पढ़ाने के लिए आपको कौन सा चक्र मिला है, और उस चक्र को, यानी वो जो आप पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उसका ड्यूरेशन कितना है, कितनी देर के लिए आपको पढ़ाना है, और फिर उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। तो ये सारी क्या हो गई आपकी इनिशियल डिटेल्स, इनिशियल हेडिंग्स, प्रारंभिक विवरण, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, पीरियड, ड्यूरेशन एंड टॉपिक। ये इनिशियल हेडिंग्स तय करने के बाद व्हाट यू विल डू, आप आएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको क्लासरूम के अंदर जाना है, 1 घंटे के लिए जाना है। तो आपने क्या किया, अपने मस्तिष्क में कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्लियर किए। अब ये उद्देश्य, ये लक्ष्य क्या थे, इनको आपको, क्योंकि हम जो लेसन प्लानिंग की आपसे बात कर रहे हैं ये एक टेक्निकल टर्म है,
टेक्निकल टर्म कैसे है कि जो उद्देश्य आप एक इन जनरल सोच के चलते हैं वो इससे थोड़ा सा भिन्न होते हैं। तो सबसे पहले आप ये सोचते हैं कि आपके जनरल एम्स क्या है, आप क्यों, आपके जो सामान्य उद्देश्य हैं वो क्या है। अब देखिए, जो भी हम स्टेप आपको बता रहे हैं उस स्टेप के पीछे एक हमेशा प्रश्न आता है, व्हाई। हम क्यों इस टॉपिक या इस स्टेप की बात कर रहे हैं, या इसका बेस क्या है, इसका आधार क्या है। इनिशियल हेडिंग्स का बेस क्या था कि आपको ये जानना जरूरी है कि आप क्या, क्यों, कैसे, किसको पढ़ाने जा रहे हैं। एक उसका आधार आपने तय कर लिया कि किस कक्षा को पढ़ाएंगे, कितनी देर पढ़ाएंगे, किस दिन पढ़ाएंगे, क्या टॉपिक पढ़ाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आया आपका जनरल एम्स ऑफ टीचिंग, यानी सामान्य लक्ष्य। अब इसका बेस क्या होता है, इसका बेस होता है आपका टोटल सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हैं, सब्जेक्ट का तात्पर्य है, हमने जैसे आपसे कहा आप हिस्ट्री या सोशल स्टडीज पढ़ाएंगे, तो जब आप जनरल एम्स लिखते हैं तो जनरल एम्स आप किसके लिखेंगे, अपने पूरे सोशल स्टडीज के, कि आफ्टर गोइंग थ्रू दिस लेसन स्टूडेंट्स को क्या समझ में, क्या उसका आउटकम होगा, क्या उद्देश्य। यानी कि जब आप पूरे, यानी आप सिविक्स पढ़ा रहे हैं तो जैसे आप नागरिकता के गुणों का विकास करेंगे, सोशल स्टडीज पढ़ा रहे हैं तो आप ये गुणों का विकास कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जिसकी हमने आपसे बात की थी, हेड, हार्ट एंड हैंड्स, यानी कि कॉग्निटिव, एफेक्टिव और साइकोमोटर। यानी जब आप हिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं, हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे जब जनरल एम्स की बात कर रहे हैं तो जनरल एम्स आप ऐसे लिखेंगे कि आपके ये तीनों उद्देश्य क्या क्या पूरे हो रहे हैं। अगर इतिहास के विषय में आप पढ़ा रहे हैं तो उसका कौन सा ज्ञान वो ज्ञान पा पाएगा, कौन सा इमोशनल एस्पेक्ट उसका डेवलप हो पाएगा, कौन सी स्किल्स उसमें डेवलप हो पाएंगी। तो पहला जो जनरल, जो आपका सामान्य उद्देश्य है वो आपके विषय से संबंधित होता है, और हमेशा इसको लिखते समय ध्यान रखिएगा कि इसको आप प्रेजेंट टेंस में यानी वर्तमान काल में लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको हम वर्तमान काल में लिखते हैं, जबकि लेसन प्लान हम बाकी जो भी लिखेंगे वो फ्यूचर टेंस में लिखते हैं, भविष्य काल में। लेकिन यहाँ पे सामान्य उद्देश्य लिखते समय आप इसको प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम कि जो जब जनरल एम्स की हम बात कर रहे हैं तो तीन चीजों को हमने बताया कि कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर। यानी कॉग्निटिव में हम अबाउट नोइंग, उसके जानकारी क्या क्या देंगे। अब दूसरे में इफेक्टिव में अबाउट एटीट्यूड्स, अबाउट इंटरेस्ट, अबाउट वैल्यूज, अबाउट इमोशंस, और साइकोमोटर में अबाउट डूइंग, यानी इस विषय को पढ़ने के बाद वो इनमें क्या चीजें सीख पाएगा। तो अब इसके बाद सेकेंड स्टेप होता है, इसका नेक्स्ट स्टेप होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की जब हम बात करते हैं, यानी विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्यों का आधार होता है आपका कंटेंट, आपका चैप्टर, आपका टाइटल। आप मान लीजिए मुगल साम्राज्य के विषय में पढ़ाने जा रहे हैं, तो जो आपका विशिष्ट उद्देश्य होगा वो विशिष्ट उद्देश्य आपके चैप्टर से रिलेटेड होगा। यानी कि आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर students would be able to know about या will be able to define, या जो भी चीजें हैं इनको हम हमेशा याद रखते हैं, हम एक्शन वर्ब्स के रूप में लिखते हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताने का समय नहीं है, इसीलिए हम आपको सिर्फ स्टेप्स की बात कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का जो बेस होता है वो आपका चैप्टर होता है, वो आपका कंटेंट होता है। तब आप फिर से इसको तीन भागों में, जो ब्रॉड कैटेगरीज है, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर, यानी कि अगर हम उसको मुगल डायनेस्टी के विषय में पढ़ाने जा रहे हैं तो उसका कॉग्निटिव, कौन सा ज्ञान उसको मिल पाएगा, कौन से इमोशंस या फीलिंग्स या इंटरेस्ट उसमें जागृत हो पाएंगे, और कौन सी स्किल्स को वो सीख पाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है
फिर जो लेसन प्लान में हम पेन डाउन करते हैं, फिर लिखते हैं कि इस पार्ट को पढ़ाने के लिए हम टीचिंग मटेरियल, टीचिंग एड्स कौन कौन से यूज करेंगे। टीचिंग एड्स का आधार क्या होगा, फिर से वही प्रश्न कि इस हर एक चीज का, हर स्टेप का यहाँ पे एक बेस होता है। टीचिंग एड्स का बेस क्या होगा, अगेन योर चैप्टर। आप मुगल साम्राज्य के विषय में पढ़ाने जा रहे हैं तो उसको पढ़ाने के लिए आप किस तरह के ऑडियो एड्स यूज कर सकते हैं, विजुअल एड्स यूज कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स यूज कर सकते हैं। तो ये सारे आपके चैप्टर से रिलेटेड होंगे। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कक्षा व्यवस्था यानी क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट, फिर से वही प्रश्न कि इसका बेस क्या है, आप कैसे क्लासरूम को मैनेज करेंगे, कैसे आप कक्षा की व्यवस्था करेंगे। आप क्लास में बच्चों को सिंपल एक रोज में बिठाएंगे या आप अर्धचंद्राकार रूप में बिठा रहे हैं, कैसे बिठा रहे हैं, ये फिर से आपके चैप्टर, आपके टाइटल पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं। हो सकता है आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, आप प्लांट्स के विषय में पढ़ाएं, या हो सकता है आप चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के विषय में पढ़ाएं। तो बच्चों को हो सकता है जब डेमो देना हो आपको तो आप अर्धचंद्राकार में उनको व्यवस्थित करें। हो सकता है सिंपल आपने नरेशन करना हो तो आप उनको सिंपल रोज में बिठाएं। हो सकता है आपने ड्रामेटाइजेशन के थ्रू सिविक्स का कोई टॉपिक पढ़ाना हो तो बच्चों को आप छोटे छोटे ग्रुप्स में या 4-4 के उसमें या अर्धचंद्राकार रूप में कैसे भी बिठा सकते हैं। तो यानी ये प्लानिंग भी आपको लेसन प्लान में पहले से करनी होगी कि कक्षा व्यवस्था कैसे होगी, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे होगा। इसके बाद इतनी चीजें आपने जान ली, उसके बाद आपको क्लास में इंट्रोडक्शन देना, आपको क्लास में जाना है। यानी देखिए लेसन प्लान के भी दो रूप होते हैं, एक होता है जो आप प्लानिंग फेज में करते हैं और दूसरा होता है जब आप उसको क्लासरूम में एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी तक हमने जितनी चीजें आपको बताई वो सब क्या था, क्लासरूम में जाने से पहले का फेज था। तो अब आप क्या जानते हैं कि आपको क्लासरूम में आप जाएंगे अंदर, तो जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आज आप मुगल डायनेस्टी के विषय में पढ़ा रहे हैं तो इससे पहले का ज्ञान बच्चों का क्या है। You need to know about the previous knowledge of students. आपको उनके पूर्व ज्ञान के विषय में जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि शिक्षा का अर्थ आप भी जानते हैं कि पुराने ज्ञान के साथ जब हम नवीन ज्ञान को जोड़ते हैं तब बच्चा उस चीज को अच्छे से समझता है और सीखता है। हम एकदम से उसको नवीन ज्ञान दे देते हैं तो उस चीज को समझना उसके लिए क्या होता है, थोड़ा टफ होता है। इसलिए हमको प्रीवियस नॉलेज के बारे में जानना जरूरी है। फिर हम इसको एक सेंटेंस में लिख देते हैं कि वह उससे पहले के विषय में, मुगल साम्राज्य से पहले जो कुछ भी आपने चैप्टर पढ़ाया होगा उसके विषय में लिख देंगे कि विषय में विद्यार्थी ज्ञान रखते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम इंट्रोडक्शन पार्ट में। यहाँ पे हम आपको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी या हम जो आपको जो 3 डोमेन्स की बात कर रहे हैं उसको बहुत इलेबोरेट करने का समय नहीं है, इसलिए उसको थोड़ा सा स्किप किया है हमने, लेकिन वो भी इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उन सब के बेसिस पे ही आप लेसन प्लानिंग को आगे डेवलप करते हैं। तो अब हमारा प्रीवियस नॉलेज जानने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इंट्रोडक्शन, and this step mainly concerned with starting point of the teaching activities, and teacher employs his insight and experiences for linking new knowledge with the previous knowledge of the student. यानी स्टूडेंट को इंट्रोडक्शन, कोई भी प्रस्तावना देने से पहले तभी आपको उसके पूर्व ज्ञान को जानना जरूरी था। तो वो रिलेट करता है किसी भी चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब देखिए, जब हम मुगल साम्राज्य के विषय में अगर पढ़ाने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम उससे कुछ प्रस्तावना के प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी हम किसी भी चीज को जब यहाँ पे एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, हम क्लासरूम में आ गए और क्लासरूम में इसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं अपने लेसन प्लान को, तब हम उसको प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन के कई सारे मैनर्स हो सकते हैं और यहाँ पे 2 चीजों को जानना भी बहुत जरूरी है कि यहाँ पे
बच्चे जो होते हैं, मान लीजिए छोटे बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, या मान लीजिए आपके सेकेंडरी लेवल के बच्चे हैं या थोड़े से और बड़े हैं, तो बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है। कई बार क्या होता है, हम जो समझ रहे हैं वो बच्चा नहीं समझता है, या जो बच्चा समझ रहा है हमारे लिए वो चीजें भिन्न हो जाती हैं। इसको हम कहते हैं टेक्निकल राइटनेस एंड प्रैक्टिकल राइटनेस। यानी कोई चीजें हैं, हम बच्चे को जो बता रहे हैं वो टेक्निकली सही है, लेकिन जो बच्चा आंसर दे रहा, कई बार बच्चा क्या करता है, हमने उससे कहा बताओ 2+2 क्या होता है तो बच्चा हमेशा जो उसको हमने एक एग्जांपल दिया कि बताइए आपके पास 2 एप्पल थे पहले से, और हमने 2 और दे दिया आपको, तो 2 और 2 कितना होगा? बच्चा बार बार कह रहा है 5। तो वो बार बार 5 कह रहा है, टीचर अगर गुस्सा हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर वो टीचर क्या करता है, 2 पेंसिल उसको देता है, फिर से 2 पेंसिल देता है, वो कहता है बताओ 2 हमने पहले दी तुम्हें, 2 पेंसिल बाद में दी, अब बताओ कितना हुआ? तो बच्चे ने कहा 4। फिर से टीचर पूछता है कि इससे पहले जो हमने तुमसे प्रश्न पूछा था कि हमने 2 एप्पल पहले दिए तुम्हें, फिर 2 एप्पल बाद में दिए, तो कितना हुआ? बच्चे ने कहा 5। तो इस तरह की प्रॉब्लम क्यों आ रही है? टेक्निकल राइटनेस एंड प्रैक्टिकल राइट। बच्चे ने कहा क्योंकि मेरे पास 1 एप्पल पहले से था, इसलिए 2 आपने दिए, फिर 2 आपने दिए, तो 4 आपने दिए, और 1 मेरे पास पहले से था, तो 5 हो गए ना। तो बच्चा भी गलत नहीं, टीचर भी गलत नहीं, क्योंकि टीचर टेक्निकली करेक्ट बता रहा है और बच्चा प्रैक्टिकली अपनी तरह से सही बता रहा है। तो हमको उसकी हर ये एस्पेक्ट भी समझने की जरूरत होती है व्हेन वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस आवर चैप्टर। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं, तो अगर आपका प्रश्न वेग है, उसमें दुविधा हो रही है बच्चों को, तो वो हमेशा जो उत्तर देते हैं वो अजीब टाइप का देने लगते हैं। तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है इसको जानना। तो इंट्रोडक्शन हम कैसे कैसे कर सकते हैं, उसकी क्या क्या विधियां होती है। यानी हम किसी भी चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए वी कैन आस्क क्वेश्चंस, we can tell stories, we can show charts, we can narrate, we can recite poems। हम लोग कुछ भी, किसी भी विधि से हम अपने चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और उनके आंसर्स हम बच्चों से ही एक्सपेक्ट करते हैं, और उसको हम लेसन प्लान में पहले ही लिख देते हैं कि ये हमारे क्वेश्चंस हैं और ये उनके एक्सपेक्टेड आंसर हैं, लेसन प्लान लिखते समय। उसके बाद फिर हम एक उद्देश्य कथन कहते हैं कि जब हमने बच्चों को इंट्रोड्यूस, अब ध्यान रखिएगा लेसन प्लान अभी हम लिखने के बारे में बात कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ लेसन प्लानिंग इन द क्लासरूम, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द डेवलपिंग ऑफ लेसन प्लान। तो जब हमने ये लिख लिया कि हम किस विधि से बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे, और ये सारी चीजें हमें जो लिखनी है उनको प्रॉपर तरीके से, कि हम क्वेश्चन आंसर पूछेंगे या स्टोरी टेलिंग होगी या पोइट्री रेसिटेशन होगा, क्या होगा ये सब। तो जब हमने उनको इंट्रोडक्शन कर दिया, फिर हम आते हैं लास्ट में, जब समस्या आ जाती है, हम लास्ट में उनको समस्यात्मक प्रश्न पूछते हुए फिर हम उनके साथ उनको उसके आगे लिखते हैं उद्देश्य कथन, स्टेटमेंट ऑफ एम। यानी कि आज हम इसके विषय में, आज हम मुगल डायनेस्टी या आज हम मुगल साम्राज्य के विषय में अध्ययन करेंगे। हमारा जो भी इंट्रोडक्शन हमने लिया था, लास्ट में हम समस्या पे आ गए कि आज हम मुगल साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे। अभी हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हम एक जनरल लेसन प्लानिंग के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। जब आप साइंस पढ़ाएंगे, हो सकता है यही चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाए, हो सकता है जब आप सिविक्स पढ़ाएं तो चीजें दूसरी तरह से हो जाए, जब आप लिटरेचर पढ़ाएंगे तो ये सारी चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप आपको लिखना होता है लेसन प्लान में, वो होता है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। Means the teacher prepares developing questions after introducing the topic to talk. The presentation is done with the help of developing questions। और फिर यहाँ पे वही आपके लिए फिर से कि जो प्रस्तुतिकरण है वो आवश्यक नहीं है, जो हम बता रहे हैं आप वैसे ही करें। Again, it depends on your subject, it depends on your content, it depends on your chapter। तो लेकिन एक जो बेसिक
चीजें होती हैं प्रेजेंटेशन की, प्रस्तुतिकरण की, वो ये होती हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन करते हैं। यानी यहाँ पे इसका जो आधार होता है वो होता है टाइटल, आपका जो चैप्टर है, उस चैप्टर को हम कुछ सब हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं, कुछ उसके शिक्षण बिंदु बनाते हैं कि मान लीजिए मुगल डायनेस्टी अगर हम पढ़ाने जा रहे हैं तो आज हम इसमें अपने, फिर हमको क्या ध्यान में रखना है कि हमारे पास ड्यूरेशन कितना है। अगर हम आधे घंटे का या 40 मिनट का वो ले रहे हैं, हमारे अब इतना ड्यूरेशन मिला है पढ़ाने के लिए, तो हमारा जो प्रस्तुतिकरण होना चाहिए 40 मिनट का है अगर हमारे पास समय, तो लगभग 25 से 30 मिनट का हमारा प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। और आधे घंटे का आप चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं तो लगभग 20 से 22 मिनट का आपका प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। और उसी के आधार पे आप अपने पूरे चैप्टर को शिक्षण बिंदुओं में डिवाइड कर लेते हैं। फिर यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट आप अपने कंटेंट को बताना शुरू नहीं करते हैं कि मुगल डायनेस्टी ये थी। आप क्या करते हैं, एक एक शिक्षण बिंदु का प्रॉपर विकास करते हैं। कैसे, कुछ क्वेश्चंस को पूछ के, या कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, या कुछ भी आप स्टोरी सुना सकते हैं, या मानचित्र दिखा सकते हैं। आप किसी भी तरह से अपने चैप्टर का विकास कर सकते हैं, पाठ का विकास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आप मुगल साम्राज्य को जब पढ़ाने जा रहे हैं तो उसका आपको यहाँ पे दो चीजें क्या देखना है विकास करते समय, आपको देखना है कि प्रीवियस नॉलेज, बच्चे का प्रीवियस नॉलेज क्या है। और मान लीजिए आप पढ़ाने जा रहे हैं बच्चे को, इससे पहले कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है उसने हिस्ट्री में, तब आप क्या करेंगे, आप जनरल नॉलेज से उसको रिलेट कर सकते हैं, या डेली लाइफ के एग्जाम्पल से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। यानी कि पीपल टीचर जो एक्टिविटी होती है वो आप क्वेश्चंस लिखते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन लिखते हैं, या जो कुछ भी, या कंटेंट लिखते हैं। फिर उसके बगल में आप ये सोच के लिखते हैं कि इसके एक्सपेक्टेड उत्तर क्या होंगे, संभावित उत्तर जो आपका विद्यार्थी है जब कक्षा में आप पूछेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे तो क्या क्या हो सकते हैं। फिर इस पाठ का विकास आप कैसे करेंगे, कौन से मेथड्स, कौन सी टेक्निक्स आप अपनाएंगे। फिर जिस समय आप पढ़ा रहे हैं, हो सकता है आप साइंस पढ़ा रहे हो, या आप कोई ऐसा टेक्निकल टर्म आ जाए, तो उस समय ब्लैक बोर्ड का कहाँ पर कितना यूज करेंगे। यानी जब आप इसको लिखते हैं अपने लेसन प्लान में, तो आप क्या क्या पॉइंट्स लिखते हैं प्रस्तुतिकरण के समय, टीचिंग पॉइंट, फिर पीपल टीचर एक्टिविटी यानी कंटेंट, फिर स्टूडेंट्स एक्टिविटी यानी कि उसके एक्सपेक्टेड आंसर जो भी आप पढ़ा रहे हैं या पूछ रहे हैं उससे। फिर नेक्स्ट है मेथड, कौन से आप विधि अपनाएंगे, वहां पे कौन सी प्रविधि अपनाएंगे। और अगर फिर उसके आगे आप ब्लैक बोर्ड पे कोई कार्य करेंगे तो वो भी आपके लेसन प्लान में मेंशन होना चाहिए। यानी एक सोचिए 40 मिनट के पाठ को पढ़ाने के लिए आपको पूरी प्लानिंग कितनी सिस्टम से या सिस्टमैटिक वे से करनी पड़ती है। और फिर इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए आप 20 से 25 मिनट में अपने चैप्टर को खत्म करते हैं। फिर हमने आपको बार बार बताया कि लेसन प्लान का मेथड ये भी हो सकता है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। क्योंकि अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो भाषा आप लेसन प्लान को डेवलप करने के लिए करेंगे वो स्टूडेंट के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो बहुत ही सरल, सुगम और समझने योग्य होनी चाहिए। एक आपको एग्जांपल दें, कई बार क्या होता है कि ऐसे ऐसे टिपिकल, अगर हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो हम ऐसे लिख देंगे या ऐसे बोलने लगते हैं, या मान लीजिए हम कंप्यूटर पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को कंप्यूटर के विषय में, तो हम उनको एकदम हिंदी में पढ़ाएं कि संगणक ये होता है, इसकी आगत युक्तियां, इसकी निर्गत युक्तियां ये होती हैं। तो सोचिए विद्यार्थी को समझने के लिए कितना कठिन हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए हिंदी में हमें कोई बात बतानी है विद्यार्थियों को और भाषा हमने क्लिष्ट यूज कर ली, तो जैसे कि मेरे द्विचक्र का अग्र चक्र दुष्चक्र में पड़कर वक्र हो गया, ये एक सेंटेंस है। ये सेंटेंस क्यों बोला हमने कि मेरे द्विचक्र का अग्र चक्र दुष्चक्र में पड़कर
वक्र हो गया, यानी मेरी साइकिल का अगला पहिया गड्ढे में गिरने के कारण टेढ़ा हो गया। ये बात हमें कहनी थी, लेकिन हमने उस बात को इतने टिपिकल क्लिष्ट रूप में बच्चों से कहा कि वो फिर सिर खुजाने लगते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पे क्या है, विद्यार्थी को अपने कंटेंट को बोधगम्य बनाना भी है, इसलिए भाषा सरल, उसके समझ में आने योग्य, इस तरह की ही हमें यूज करनी चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, जो हम आपको बताया कि जब लेसन प्लान बनाते हैं तो ये भी, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, प्री फेज, इंटरैक्टिव एंड पोस्ट फेज। प्री फेज में हम क्या कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर आने से पहले। फिर हमारा इंटरैक्टिव फेज, यानी जो कुछ हम क्लासरूम में करेंगे। पोस्ट फेज यानी कि हम जो कुछ पढ़ा चुके हैं, जो कुछ हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, ये देखेंगे कि वेदर आई हैव अचीव्ड ऑल दोज ऑब्जेक्टिव्स और नॉट। क्योंकि हम जिस उद्देश्य से हमने लेसन प्लान बनाया है, जिस उद्देश्य से हम क्लासरूम को में पढ़ा रहे हैं, वो उद्देश्य हमारा पूरा हुआ कि नहीं हुआ, वो पोस्ट फेज में हम देखते हैं। तो जो पोस्ट फेज होता है, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी तक हमने इंटरैक्टिव फेज की बात की। पोस्ट फेज में, यानी जब हम पूरा चैप्टर पढ़ा चुके होंगे, उसकी हमने प्लानिंग कर ली, उसको हमने पेन डाउन कर लिया, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, बोध प्रश्न। अब देखिए, इसके बाद बोध प्रश्न के बाद होता है श्यामपट्ट सारांश, और श्यामपट्ट सारांश के बाद होता है पुनरावृत्ति प्रश्न, रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस। अब देखिए, ये 3 चीजों में अंतर क्या है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस क्या होते हैं, बोध प्रश्न क्या होते हैं, इसमें और रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस में हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस का मतलब है कि हमने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, नाउ इट इज टाइम टू रिवाइज आवर चैप्टर। हमें अपने पूरे पाठ का रिवीजन करना है, और वो रिवीजन हम कैसे करेंगे, उसके लिए भी हम कोई भी टेक्निक अपना सकते हैं। कैसी टेक्निक, यानी कि हम उनसे फिर से प्रश्न पूछेंगे। और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को पूछने का फिर से वही क्वेश्चन कि आधार क्या होता है, हमारे शिक्षण बिंदु। मान लीजिए हमने 4 शिक्षण बिंदु लिए थे इस पाठ को पढ़ाने के लिए, मुगल साम्राज्य को पढ़ाने के लिए, तो वो 4 बिंदु के आधार पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन जो करते हैं, वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं। वो एक एक बिंदु से हमने क्वेश्चन पूछा, यानी हमने पूरे पाठ का रिवीजन किया। ये जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं, इन्हीं के जो उत्तर होते हैं, वो श्यामपट्ट सारांश कहलाते हैं। यानी हमने जो पहला प्रश्न किया, उसका उत्तर हमको एक फ्लो चार्ट मैनर में अपने लेसन प्लान में लिखना होता है। लेकिन उसके उत्तर भी, जैसे मान लीजिए हमने प्रश्न किया, अकबर के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, और अकबर के बारे में हमने प्रश्न किया कि अकबर का जन्म कब हुआ था। पहला शिक्षण बिंदु था उसके जन्म के बारे में, तो हमने उसे प्रश्न किया कि उसका जन्म कब हुआ था। इसी का उत्तर हम श्यामपट्ट सारांश उसके रूप में जब लिखेंगे, तो हम वहां पर लिखते हैं, अगर मान लीजिए हमने सिर्फ ईयर डाल दिया, तो दैट इज इनकम्प्लीट। यानी हम वहां पे ये भी जरूर लिखेंगे फ्लो चार्ट बनाते समय, ऊपर हमने हेडिंग डाली अकबर, फिर नीचे हमने एक फ्लो चार्ट फॉर्म में लिखा जन्म तिथि, और फिर उस ईयर को लिखेंगे। तो इस तरह से हर एक शिक्षण बिंदु के जो उत्तर होंगे, वो हमारे श्यामपट्ट सारांश में, यानी पूरे एक चैप्टर का नटशल, पूरी एक चैप्टर की समरी हमारे पास सामने तैयार हो जाती है। फिर जो नेक्स्ट है, दैट इज रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस। रिकैप्चुलेटरी यानी कि पुनरावृत्ति प्रश्न, ये हमारा मूल्यांकन प्रश्न भी कहलाते हैं। मूल्यांकन यानी ये बोध प्रश्नों से भिन्न होते हैं। बोध प्रश्नों में हम रिवीजन कर रहे थे, रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस में हम मूल्यांकन कर रहे हैं। यानी इसमें अगर जो भी प्रश्न हम पूछेंगे, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होंगे शिक्षण बिंदुओं के आधार पर। हर एक शिक्षण बिंदु से हम उससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेरियस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, हमारे ये वन वर्ड आंसर हो सकते हैं, फिल इन द गैप हो सकते हैं। ये सारी चीजों को हम रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। तब हमें पता चलता है कि जो हम शिक्षण बिंदु के आधार पर जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स,
वो फुलफिल हुए कि नहीं हुए, विद्यार्थी को पाठ समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है लेसन प्लान का, दैट इज होमवर्क, गृह कार्य।